हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एमपी टेट 2024 वर्ग 3 के लिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। साथ ही आज हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि एमपी टेट 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो साथियों, चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 91 से लेकर के हम 120 तक पूरे 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 91 से 120 तक पूरा 30 प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो साथियों, लास्ट तक जरूर बने रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम नए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे, उनके साथ नए प्रश्नों को भी ऐड करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, चराई खाद्य पदार्थ में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्रश्न है, चराई खाद्य पदार्थ में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन ए है गिद्ध और सांप होते हैं। क्या गिद्ध और सांप होते हैं? ऑप्शन बी है सांप और मेंढक होते हैं। ऑप्शन सी है कीड़े और मवेशी होते हैं। ऑप्शन डी है गाय और खरगोश होते हैं। देखो, बात की जा रही प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे उत्पादक होते हैं हमारे, सबसे पहले कौन होता है? उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या करते हैं? पौधे, जैसे पादप होते हैं हमारे। पादपों को सबसे पहले कौन खाता है? तो पादप को कौन, गिद्ध खाता है क्या? नहीं खाता ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मतलब पादप को कौन खाता है? सांप खाता है क्या? नहीं खाता। मेंढक खाता है क्या? नहीं खाता। कीड़े खाते हैं, मवेशी खाते हैं, यानी जानवर खाते हैं, लेकिन कीड़े नहीं खाते। तो कौन हो जाएगा? गाय और खरगोश। गाय भी क्या खाती है? घास खाती है, पेड़ पौधों को खाती है। और खरगोश भी क्या खाता है? पादप यानी पौधों को खाता है। जो पौधे होते हैं ना, हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें कौन खाता है? तो उन्हें खाते हैं गाय और खरगोश। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं हमारे। कौन से हो जाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं। और प्राथमिक के बाद नंबर आता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आ जाता है हमारा? जैसे सांप हो जाता है, मेंढक हो जाता है, ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रख लेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हमारे देश में स्वाभाविक रूप से होने वाली और सबसे अधिक बार होने वाली आपदा है। आपदा से एक प्रश्न पूछा गया है आपको, तो जल्दी से बताइएगा कौन सी आपदा है जो स्वाभाविक रूप से हमारे देश के अंदर घटित होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्या भूकंप है? ऑप्शन ए है भूकंप, सुनामी है, बाढ़ है, सूखा है। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को जल्द ही एमपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और आपके लिए एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। लगभग 1 से या 2 महीने के बीच में ही आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो साथियों, अभी तक आप अपनी तैयारी शुरू नहीं किए तो तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। और मेरे साथ आप पर्यावरण अध्ययन को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की मेरे साथ क्लास लेकर के आप अच्छे से क्या कर सकते हो? अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, सूखा है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो देखो, बात करते हैं किसकी? स्वाभाविक रूप से होने वाला सबसे अधिक बार आपदा है। तो भूकंप सबसे अधिक नहीं आता हमारे यहाँ, तो ये तो होगा ही नहीं। सुनामी भी नहीं हमारे यहाँ आती है सबसे अधिक। सूखा जब कभी पड़ता है, जब बारिश नहीं होती तो क्या सूखा जैसे हालात पड़ जाते हैं। तो ये हर साल नहीं होता है, लेकिन बाढ़ जैसी हालातें हमारे देश के अंदर हर साल बनी रहती है। हर साल क्या है? बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में हर साल क्या बाढ़ कैसी आपदाएं देखने को आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या? सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो साथ ही आप मेरे साथ जुड़ करके पर्यावरण अध्ययन की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आप पर्यावरण में अच्छा स्कोर करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हो। माध्यमिक सीवेज उपचार मुख्य रूप से है। माध्यमिक सीवेज उपचार मुख्य रूप से है। अब बात करते हैं सीवेज होता क्या है, सीवेज किसे कहते हैं। पहले सीवेज के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन दिया है भौतिक प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं सीवेज। सीवेज पानी है। क्या है सीवेज? जैसे घर से निकला हुआ पानी, अपशिष्ट जल, लोगों के द्वारा समुदाय से निकलने वाला एक तरह का क्या है? अपशिष्ट जल है, जिसे क्या बोलते हैं? हम सीवेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम सीवेज कहते हैं। सीवेज क्या है?
पानी जो घर से निकलने वाला पानी है, अपशिष्ट जल लोगों के समुदाय द्वारा निकलने वाला एक तरह का अपशिष्ट जल, जिसे क्या बोलते हैं, सीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सीवेज। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है ब्लैक वाटर। कौन सा होता है, ब्लैक वाटर, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लैक वाटर बोलते हैं। एक होता है हमारा ग्रे वाटर। कौन सा होता है, ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर, जो ब्लैक वाटर होता है ये क्या है, जैसे शौचालय वगैरह से जो निकलने वाला अपशिष्ट होता है उसे बोलते हैं ब्लैक वाटर, ठीक है। और सामान्य रूप से घरों से जो निकलने वाला जल होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रे वाटर बोलते हैं। तो ये क्या है, मुख्य रूप से एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, तो मुख्य रूप से जैविक प्रक्रिया, यानी ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ग्रे वाटर है सामान्य रूप से हमारे घरों से जो निकलने वाला जल है उसे बोलते हैं ग्रे वाटर। और ब्लैक वाटर किसे कहते हैं, जैसे शौचालय वगैरह से निकलने वाला क्या होता है, शौचालय से जो अपशिष्ट निकलता है ना उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक वाटर के नाम से जानते हैं उसे, ठीक है। आप याद रखेंगे इसे। सीवेज किसे कहते हैं, सीवेज क्या है, सीवेज है पानी, घरेलू अपशिष्ट जल या लोगों के समुदाय द्वारा निकलने वाला एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है, एक तरह का अपशिष्ट जल होता है, ठीक है। इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हाउस बोट, हाउस बोट क्या है, हाउस बोट पानी में चलती है, ठीक है। इग्लू, इग्लू का संबंध किससे है, जैसे हाउस बोट का संबंध कैसे है, पानी से है। हाउस बोट का संबंध किससे है, यहाँ पर पानी से है। तो इग्लू का संबंध किससे होगा, बर्फ से होगा, नदी से होगा, रेत से होगा, मिट्टी से होगा। देखो इग्लू क्या है, इग्लू एक प्रकार का बर्फ के बने हुए क्या होते हैं, घर होते हैं। इग्लू क्या है, एक प्रकार का बर्फ का बना हुआ क्या होता है, घर होता है। जिसे क्या है, बर्फ के जो बर्फ होती है ना हमारी, बर्फ के टुकड़ों को काट करके बनाया जाता है। किसको टुकड़ों को काट करके बनाया जाता है, तो बर्फ के टुकड़ों को काट करके बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल लोग क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों का इस्तेमाल लोग क्या किस लिए करते हैं, इन घरों का इस्तेमाल लोग ठंड से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि जो इग्लू होता है वो बर्फ के टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। इसका मुंह कैसा होता है, छोटा होता है। और मुंह छोटा होने के कारण इसके अंदर जो होती है ऊष्मा क्या है, बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। इसके अंदर क्या है, गर्मी बढ़ जाती है, जिससे इसके अंदर का तापमान क्या है, बढ़ जाता है। तो इसके अंदर ठंड से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इग्लू का इस्तेमाल करते हैं। ये बर्फ का बना हुआ क्या होता है, घर होता है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। छतों, दरवाजों और खिड़कियों को अभी भी दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों में क्षैतिज भीम रखकर बनाया जाता है। बात की जा रही है छतों, जैसे छत होती है हमारी, दरवाजों, खिड़कियों को अभी भी आज की डेट में भी ऊर्ध्वाधर स्तंभों यानी क्षैतिज भीम रखकर बनाया जाता है। वास्तुकला की शैली है जिसे ट्रेविड या क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धनुष्कार कहते हैं, गढ़ कहते हैं, खड़ी कहते हैं, कॉरवेल्ड कहते हैं। तो बताइएगा इसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। 95 का प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। तो साथियों इसे क्या बोलते हैं, कॉरवेल्ट बोलते हैं। अब कॉरवेल्ट होता क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कॉरवेल्ट क्या होता है, देखो कॉरवेल्ट एक वास्तुशिल्प है। क्या है, एक वास्तुशिल्प है, ठीक है, जो दीवार से बाहर निकला रहता है। जो कहाँ निकला होता है, दीवार से बाहर की ओर क्या है, निकला होता है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं कैसा होता है ये साथियों। तो ये रहा इसे बोलते हैं कॉरवेल। ये दीवार से बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है साथियों, निकला होता और वजन उठाकर ऊपर की ओर बढ़ता है। ये क्या है, वजन उठाने में सक्षम होता है। देखो दीवार से बाहर की ओर निकला हुआ है ये, और ये क्या है, इसे क्या दे रहा है, सपोर्ट देता है। क्या दे रहा है, इसे सपोर्ट दे रहा है। इसे क्या बोलते हैं, कॉरवेल बोलते हैं। इसको आपको याद रखना, इसे बोलते हैं कॉरवेल, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ, एक इमेज और लेके आया हूँ आपके पास। ये देखो आप, ये क्या दीवार से बाहर निकला है, ठीक है। ऐसे गेट और दरवाजों के ऊपर ये लगाई जाती है, क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। इस तरह का इसे बोलते हैं कॉरवेल बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। एक वास्तुशिल्प है, ठीक है, जो दीवार से बाहर निकला होता है, ठीक है, और वजन उठाने में सक्षम होता है, ठीक है। वजन उठाकर ऊपर बढ़ता है। एक प्रकार का ब्रैकेट होता है। ये एक प्रकार का क्या है, ब्रैकेट, यानी कॉलम की तरह काम करता है, ठीक है। दीवार से निकला हुआ एक भाग है जो ऊपर के हिस्से को सहारा देता है। ये क्या करता है, ऊपर के हिस्से को क्या देता है, सहारा देता है, ठीक है साथियों।
ये देखो इस तरह का होता है ये, इसको भी आपको याद रख लेना, ठीक है साथियों। चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहता है, कोर बेल्ट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगला प्रश्न है 96। किस उद्योग को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न है किस उद्योग को बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो साथियों अभी तक आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया, तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एमपी टेट जल्द ही होने वाला है और आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो साथियों अभी तक आप अपनी तैयारी को बंद कर रखे हैं, तो आप अपनी तैयारी को ज़ोरों से चालू कर दीजिएगा और मेरे साथ में आप पर्यावरण अध्ययन की क्लास डेली कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ साथ नए प्रश्नों को भी लेकर आने वाला हूँ। तो और मैं आपके लिए अलग से एक सेशन भी लेकर आता हूँ, एमपी टेट एच टेट वाली क्लास है, उसको आप देख करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज क्लास भी मिल जाती हैं, तो मैं उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, ठीक है, टॉपिक वाइज भी मैंने करवा रखे हैं और मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो डालता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाती है। तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो, पीडीएफ के माध्यम से क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। पेट्रोलियम उद्योग, क्या पेट्रोलियम उद्योग है, सॉफ्टवेयर उद्योग है, परिधान और कपड़ा उद्योग है, शराब की भट्टी और कार्बोनेट पेय उद्योग। तो सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता कहाँ पर होती है, बड़ी मात्रा में कहाँ पर होती है, तो ये होती है शराब की भट्टी में, हमारी सबसे अधिक जल लगता है, ठीक है, साफ करने में, सफाई करने में, और कार्बोनेट पेय उद्योग में भी जल का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है साथी, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई की स्थापना किस वर्ष रॉयल बॉटैनिक गार्डन कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर की गई थी साथियों, तो कलकत्ता में की गई थी, इसको भी याद रख लेना। 1890 में की गई थी क्या साथियों, जल्दी से बताइएगा। 1942 में की गई थी क्या, 1875 में की गई थी क्या, 1996 में की गई थी क्या, कब की गई थी, जल्दी से बताइएगा। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है साथियों, जल्दी से बताइए। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में, कहाँ पर है, कोलकाता, इसको याद रखेंगे, कोलकाता यानी कलकत्ता में, इसको आपको याद रख लेना, ठीक है। कहाँ पर है, कलकत्ता में, ठीक है, इसको याद रख लेना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था साथियों, देश के पौधों के संसाधनों की खोज करना, देश के क्या करना, जो पौधे होते हैं हमारे देश के पौधों के संसाधनों की खोज करना, आर्थिक महत्व वाले पौधों की प्रजातियों की पहचान करना, आर्थिक महत्व वाले पौधों की प्रजातियों की क्या करना, खोज करना, इसका उद्देश्य था किसका, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो बीएसआई थी। तो बीएसआई का गठन किया गया था, क्यों किया गया था इसका, तो देश के अंदर जो पौधे हैं जो संसाधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, आर्थिक महत्व के लिए उन्हें खोजना और उनकी प्रजातियों की पहचान करना, अलग अलग प्रजातियों की क्या करना, पहचान करना। ये कब किया गया था, ये किया गया था हमारा 13 फरवरी, कब किया गया था, 13 फरवरी 1890 में, कब किया गया था, तो 13 फरवरी 1890 में। किसके निर्देशन में किया गया था, इसके निर्देशक थे, कौन थे निर्देशक, तो निर्देशक कौन थे, निर्देशक थे साथियों इसके सर जॉर्ज किंग, कि कौन थे, सर जॉर्ज किंग थे, कौन थे, तो जॉर्ज किंग
इसको भी आपको याद रखना। नया प्रश्न बन जाता है, इसके निर्देशक कौन थे? निर्देशक थे सर जॉर्ज किंग के निर्देशक में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। बीएसआई की कितनी शाखाएं हैं? तो बीएसआई की कितनी क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो बीएसआई के 11 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कितने हैं? तो 11, इसको याद रखना। 11 कितने हैं? तो बीएसआई के 11 क्षेत्रीय केंद्र हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। ये किसके तहत आता है? तो यह आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। कौन? बीएसआई। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी कब? तो इसकी स्थापना की गई थी 1890 में। इसको याद रखेंगे, 13 फरवरी 1890 में। बीएसआई का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। इसके निर्देशक कौन है? तो सर जॉर्ज किंग हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 98। किशोर अवस्था आमतौर पर किस उम्र में समाप्त होती है? जो किस उम्र में समाप्त होती है, जल्दी से बताइएगा। तो 18 वर्ष में, 16 वर्ष में, 15 वर्ष में, 17 वर्ष में। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जो राइट आंसर है, जो 18 वर्ष दे रखा है, कितना दिया है? 18 वर्ष। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किशोर अवस्था है आमतौर पर किस उम्र में समाप्त हो जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका जो राइट आंसर दिया है वह है 18 वर्ष है। ठीक है, आयोग के द्वारा 18 वर्ष दिया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आगे। भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में निम्न में से कौन सा अधिक कैलोरी देता है? तो भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में निम्नलिखित में से कौन अधिक कैलोरी देता है? तो कौन देता है? प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, वसा देता है, पानी देता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो प्रोटीन होता है हमारा 4 कैलोरी, कितना देता है? 4 कैलोरी। इसको आपको याद रख लेना। ठीक है, 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? ये भी 4 कैलोरी। ठीक है, बसना कितना देता है? 9 कैलोरी देता है। कितना देता है? 9 कैलोरी। तो अब आपको ही बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो पूछ रहा है प्रति इकाई द्रव्यमान में, प्रति इकाई के बारे में बात कर रहे थे। 4 कैलोरी, 4 कैलोरी, 9 कैलोरी। ठीक है, याद रखेंगे। प्रोटीन में कितना होता है? 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है? 4 कैलोरी। और वसा के अंदर कितना होता है? 9 कैलोरी। तो बात करता है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन देगा? तो सबसे अधिक वसा देगा हमारा। कौन देगा? वसा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वसा हो जाता है। ठीक है, सबसे अधिक कैलोरी किसके अंदर होती है? तो वसा के अंदर होती है। ठीक है, प्रति इकाई ग्राम में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। अमृता देवी बिश्नोई अन्य ग्रामीणों के साथ जिन्होंने राजस्थान में किस पेड़ की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान दिया? तो आप सभी ने अच्छे से ये प्रश्न पढ़ा भी होगा, कई बार रिवीजन भी किया होगा, तो जल्दी से बताइएगा। और हाल ही में सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया है? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गप अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन पुरस्कार, पंगारा पारिस्थितिक संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, खेजड़ी अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, और ऑप्शन डी है जद अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय कृषि संरक्षण पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो अमृता देवी बिश्नोई अन्य ग्रामीणों के साथ जिन्होंने राजस्थान के पेड़ों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। तो अमृता देवी के बिश्नोई की स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है खेजड़ी, जो खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। तो साथियों, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तो साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाती है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी तक आपने टॉपिक वाइज क्लासों को नहीं देखा है तो टॉपिक वाइज क्लासों की भी लिंक आपको मिल जाती है। ओल्ड पेपर की क्लासों की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो साथियों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 101। निम्न में से कौन सा क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम पृथ्वी के निकट की वस्तुओं के लिए 24 घंटे में पूरे आकाश की खोज करने में सक्षम है? तो ऐसा कौन सा ग्रह था जो ट्रैकिंग सिस्टम पृथ्वी के निकट वस्तुओं की 24 घंटे में आकाश की खोज करने में सक्षम था? कौन सा था? तो गगन था,
क्या गगन था, एटलस था, क्या रिवर था, निवाक था? तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा है? एटलस है। तो एटलस एक ऐसा ग्रह है, ऐसा उपग्रह है जो क्या करता है 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करके, ठीक है, ट्रैकिंग कर करके और वस्तुओं का पता और खोज करने में क्या है सक्षम है। ठीक है, वस्तुओं का पता लगाने में और खोज करने में क्या है सक्षम है। कौन है? इसका नाम क्या है? एटलस है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कितने स्थलीय ग्रह हैं? बात करते हैं स्थलीय ग्रह की। तो कितने स्थलीय ग्रह हैं हमारे? जल्दी से बताइएगा। 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6? जल्दी से बताइएगा कितने स्थलीय ग्रह हैं। तो स्थलीय ग्रहों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइएगा। तो स्थलीय ग्रह कौन कौन से हमारे? तो स्थलीय ग्रह हो जाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन कौन से हो जाते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये कौन से ग्रह हैं? ये हैं स्थलीय ग्रह बोलते हैं। कौन से ग्रह बोलते हैं? स्थलीय ग्रह कहते हैं, या इन्हें पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रख लेंगे आप, पार्थिव, पार्थिव ग्रह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न आता है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 4 है। ठीक है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब बात स्थलीय ग्रह हो गए। अब प्रश्न आता है एक बाहरी ग्रह। ठीक है, इस तरह की भाषा आपको प्रश्नों में देखने को मिल सकती है, इसलिए मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाहरी ग्रह। तो बाहरी ग्रह हमारे कौन से हो जाते हैं? तो बाहरी ग्रहों की संख्या भी कितनी है हमारी? 4 है। कितनी है साथियों? तो बाहरी ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? बृहस्पति हो जाता है हमारा, बृहस्पति। ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह भी है, 5 नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति हो जाता है। शनि हो जाता है हमारा, ठीक है, शनि। अरुण हो जाता है, अरुण। और कौन सा हो जाता है हमारा? वरुण हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। देखो बाहरी ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। और स्थलीय ग्रहों की संख्या कितनी है? वो भी 4 है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ये बाहरी ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पार्थिव होता है। ये जोवियन ग्रह भी कहे जाते हैं, इनका नाम है जोवियन। ठीक है, जोवियन ग्रह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसको भी आपको याद रख लेना है। बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं साथ ही, इस प्रश्न का राइट आंसर 4 यानी ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है? देखो बैलिस्टिक मिसाइल है तो मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं? मिसाइलें हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो बैलिस्टिक मिसाइल हो गई आपकी, एक दूसरी कौन सी होती है? जल्दी से बताइएगा। एक होती है क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्रूज मिसाइल। मिसाइल कितने तरह की होती है हमारी? 2 तरह की होती हैं। हमें बताना है बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि पी है, अग्नि 2 है, त्रिशूल है, ब्रह्मोस है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि पी है। कौन सी है? अग्नि पी है। कौन सी है? अग्नि पी है। ठीक है, ब्रह्मोस हमारी कौन सी मिसाइल हो जाती है? ये क्रूज मिसाइल में आ जाती है। कौन सी में आ जाती है? क्रूज मिसाइल। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। ठीक है, एक है हमारी टॉम हॉक। कौन सी है? टॉम हॉक। आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल सकता है। टॉम हॉक किस तरह की मिसाइल है? तो क्रूज मिसाइल में आती है। ठीक है, DR3, DR3 आपको DR3 भी देखने को प्रश्न में मिल सकती है। DR3 भी कौन सी? क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आती है। ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी हमारी? बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी अग्नि पी हो गया, अग्नि 3, अग्नि पी हो गया, अग्नि पी तो हो ही गया। यहाँ पर अग्नि 3 है। फिर एक मिसाइल और आती है अग्नि 4, अग्नि 4, अग्नि 5 और पृथ्वी। कौन सी वाली? पृथ्वी फर्स्ट। ये कौन सी मिसाइल में? बैलिस्टिक मिसाइल में आती है, पृथ्वी फर्स्ट। इसको भी याद रखेंगे। पृथ्वी फर्स्ट जो हमारी मिसाइल है किस में आती है? यह आती है, जो पृथ्वी फर्स्ट है ये किस में आती है? तो बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आती है। पृथ्वी फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल में आती है। अग्नि 3,
अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये अलग अलग नाम है। अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 ये बैलिस्टिक मिसाइल में आती है, याद रख सकते हो। आपको आगे प्रश्न पूछा जा सकता है अग्नि 3 कौन सी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 3, ठीक है। अग्नि 4 भी बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 5 भी बैलिस्टिक मिसाइल है, और पृथ्वी फर्स्ट क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अग्नि पी भी हमारी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होता है, ये वाला भी गलत होता है, ये वाला भी गलत हो, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रूज मिसाइल कौन कौन सी हैं, ब्रह्मोस हमारी क्रूज मिसाइल हो जाती है, कौन सी, ब्रह्मोस, ठीक है, टॉम हॉक और DR3, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना। चलते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है, भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर, इसका नाम बताना है। तो GSLV MK3, AK4, GSLV MS2, GSLV मार्क फर्स्ट। तो सबसे अधिक कौन सा है शक्तिशाली लॉन्चर है, सबसे अधिक शक्तिशाली लॉन्चर है GSLV मार्क 3। यह कितना 4 साथियों 4 टन वजन अपने साथ ले जा सकता है, कितना 4 टन, 4 टन वजन को अपने साथ में ले जा सकता है, 4 टन साथियों, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है। GSLV मार्क 3 शक्तिशाली लॉन्चर है, ठीक है, भारत का है GSLV मार्क 3, ठीक है, सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है। देखो इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, इसका निर्माण शुरू हुआ था 2002 में, इसका निर्माण 2002 में हुआ था, और 2014 में इसका पहला परीक्षण किया गया, ठीक है, इसका पहला परीक्षण किया गया, और 2017 में यह पहला कृत्रिम उपग्रह लेकर के लॉन्च किया गया, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह लेकर के लॉन्च कब किया गया इसे, तो 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है 2017 वाली, कौन सी, 2017 में इसके द्वारा पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, तो GSLV मार्क 3 के द्वारा पहला उपग्रह लॉन्च कब किया गया, तो 2017 में किया गया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसका सफल परीक्षण कब किया गया, तो 2014 में। इसका निर्माण शुरुआत किया गया 2002 से इसका निर्माण शुरू किया गया था, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है IDSN का पूर्ण रूप क्या है, IDSN। तो IDSN का पूर्ण रूप क्या है, तो इंडियन डायनेमिक स्टेशन, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इंडियन डीप सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन डायनेमिक स्पेस नेटवर्क। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 2 यानी बी राइट आंसर हो जाता है। IDSN का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है मृदा का सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो मृदा का जो सर्वेक्षण है तो किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1955 में किया गया, 1956 में किया गया, 1957 में, 1958। तो कब किया गया था, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है, 1958 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1958 में किया गया। कब किया गया साथियों, 1958 में किया गया। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मृदा खनिज नहीं है, बात करता है प्राथमिक मृदा खनिज नहीं है, प्राथमिक मृदा खनिज, खनिज की बात कर रहा है। तो खनिज क्या है, कैल्शियम खनिज होता है, चिकनी मिट्टी है, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। सोडियम है, लोहा है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। तो बी हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, यानी चिकनी मिट्टी खनिज नहीं है, ठीक है। प्राथमिक मृदा खनिज नहीं है चिकनी मिट्टी, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। ऑप्शन हमारा बी क्या है, राइट आंसर हो जाता है। मिट्टियों से भी आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो साथियों सभी टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, और आपको ये भी सोचना है कि यह टॉपिक कहाँ से पूछा गया है और किस तरह के प्रश्न अगली परीक्षा में आ सकते हैं। जो भी साथी एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ में पर्यावरण अध्ययन की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे, इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षितिज आधारशिला को दर्शाता है। साथियों क्षितिज कैसे कहते हैं, क्षितिज उस रेखा को कहते हैं जो बहुत ही दूर पर आकाश और धरती को जोड़ती है, बहुत ही दूर पर क्या करती है, आकाश और धरती को जोड़ती है। उस रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षितिज रेखा कहते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई किसी भी चीज को देखते हैं वहां पर दो तरह से ऐसे मिलता है, जहां ये मिलान पॉइंट होता है उससे क्या बोलते हैं,
क्षितिज रेखा कहते हैं। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सा क्षितिज आधारशिला को दर्शाता है? क्या इसमें हमें इस तरह का कोई पॉइंट मिल रहा है ऐसे? क्या बी में अंदर मिल रहा है, सी के अंदर मिल रहा है, आर के अंदर मिल रहा है? देखो साथी आर, तो आर हम ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ पर मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं क्षितिज, ठीक है। क्षितिज आधारशिला को दर्शा रहा है। कौन सा दर्शा रहा है? तो आर वाला दर्शा रहा है, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। क्षितिज रेखा किसे बोलते हैं? क्षितिज से बोलते हैं उस रेखा को कहते हैं जो बहुत ही दूर पर आकाश और धरती को मिलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हमें आकाश और धरती क्या मिलती हुई नजर आती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? क्षितिज रेखा बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, क्षितिज कहते हैं उसे। तो इसमें हमें ऐसा कहाँ पर दो पॉइंट कहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं? तो आर के अंदर हमें 2 पॉइंट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसे हम राइट आंसर मान लेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बड़ा बांध है? तो साथी बताइएगा सबसे ऊंचा बड़ा बांध कौन सा है? ए ऑप्शन है टेरी बांध है। क्या टेरी बांध हो जाता है आपका? टेरी बांध है, हीराकुंड बांध है, बागर नागला बांध है और मेकेदातु बांध है। तो कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। तो साथियों सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हम बड़े बांध की बात करते हैं, टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड में स्थित है, इसको याद रखेंगे, खंड, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित है। कौन कौन सी नदियों के ऊपर बना है? तो भागीरथी और भील अलांगना नदी है। कौन सी है? भागीरथी और एक नदी और है भीलांगना। कौन सी है? भीलांगना। इसको भी आपको याद रख लेना है। भी ऊपर लिख देता हूं साथियों, भीलांगना। इन 2 नदियों के संगम पर बना हुआ बांध है। कौन सा? टेरी बांध है, उत्तराखंड में है। कहाँ? भागीरथी भीलांगना नदी के संगम पर बना है, ठीक है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध हमारा कहाँ पर हो जाता है? ओडिशा में मिलता है। कहाँ पर है? ओडिशा में, याद रखेंगे, ओडिशा। कहाँ पर है? ओडिशा में है। किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक है। भागड़ नागल बांध, तो ये किस नदी पर बना है? जल्दी से बताइएगा। ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में, कौन से प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा एशिया का सबसे दूसरा बड़ा बांध है? तो एशिया का सबसे दूसरा बड़ा कौन सा है? तो भागड़ नागल बांध हो जाएगा, ठीक है। इस राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। देखो मेकेदातु बांध, ये कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है। कौन सी नदी पर बनने जा रहा है? तो कावेरी नदी पर बनने जा रहा है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना है। जो मेकांदेदु बांध है ये कहाँ बनने जा रहा है? तो कावेरी नदी पर बनने जा रहा है। कहाँ पर? कर्नाटक सरकार के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। किस सरकार के द्वारा? तो कर्नाटक सरकार, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कर्नाटक में, कर्नाटक सरकार के द्वारा बेंगलुरु के पास, किसके पास में? बेंगलुरु के पास में 110 किलोमीटर पर इसे बनाया जा रहा है। 110 किलोमीटर दूर इसे बनाया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे पीने का जो पानी है उसके लिए इसे बनाया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या है? पेयजल की पूर्ति के लिए इस बांध को बनाया जा रहा है, ठीक है, कावेरी नदी पर, ठीक है। इसको आपको याद रख लेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न है, खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी को बताना है। क्या मनोरंजन करना है, यानी मनोरंजित करते हैं? दूसरे लोगों को कुछ लाभ देना है? क्या हम खेल के माध्यम से दूसरे लोगों को क्या लाभ देते हैं? पैसा कमाना है? क्या खेल आप जब भी खेलोगे, जब पैसा मिलेगा तो खेल खेलोगे क्या? ऑप्शन डी है जीविका को पूरा करना है। क्या खेल के माध्यम से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा कर सकते हैं? तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो खेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजित होना, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खेल का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजित होना, ना कि पैसा कमाना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 1934 में, 1942 में, 1956 में, 1962 में। इसका गठन किया गया था 1934 में, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, बैडमिंटन खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। बैडमिंटन खेल में
टीम के अंदर कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सभी साथियों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहयोगी अधिगम को विशेषता नहीं है? बात करते हैं सहयोगी अधिगम की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइए। यह निर्देशों पर विधियों का विविध निकाय उत्पन्न करता है जो सभी छात्रों को एक साथ काम करने के लिए व्यवस्थित करते हैं। समूह गतिविधियों के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए अवधारणा और तकनीकें हैं। कार्य को पूरा करने असफलता विद्यार्थी स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन डी है, इसमें टीम वर्क के माध्यम से सीखना शामिल है। तो बात करते हैं किसकी, सहयोगी अधिगम की। तो सहयोगी अधिगम के अंदर क्या होता है, कार्य को पूरा करने में सफलता विद्यार्थियों की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। सहयोगी अधिगम में क्या है, छात्र स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके अपना शिक्षण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, क्षेत्र भ्रमण में कार्य पत्रक का क्या महत्व है? बात करते हैं क्षेत्र भ्रमण की। तो क्षेत्र भ्रमण में कार्य पत्रक का क्या महत्व है? यह बच्चों को अधिक ध्यान से देखने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्या है, उन्हें केवल एक ही प्रकार के भ्रमण में प्रयोग लाया जा सकता है। क्या उन्हें एक ही बार के प्रयोग में उन्हें केवल एक ही प्रकार के भ्रमण में प्रयोग में लाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। तो साथियों, क्षेत्र भ्रमण के कार्यपत्रक का महत्व क्या है? तो क्षेत्र भ्रमण के कार्यपत्रक का महत्व है, यह बच्चों को अधिक ध्यान से देखने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। जो कार्यपत्रक होता है ना, जो कार्यपत्रक जो हम बच्चों का डाटा एकत्रित करते हैं, उससे क्या करते हैं, बच्चों को अधिक ध्यान से देखने के लिए मार्गदर्शन क्या कर सकता है, तो मार्गदर्शन कर सकता है। यानी ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्हें जब केवल शब्द जुड़ जाए, केवल, एक ही मात्र, ही जैसे केवल, एकमात्र, ही, जब भी किसी बात पे प्रेशर देकर बात की जाए तो वह ऑप्शन कैसा हो जाता है, ज्यादातर गलत हो जाता है साथियों। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, वयस्क समूह में सीखने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? पेडागोजी की प्रश्न है साथियों, वयस्क समूह में सीखने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? सीखने की विधि, अध्ययन विधि, शिक्षण विधि, समस्या विधि। तो वयस्क समूह में, बड़े समूह की बात की जा रही, कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? तो समस्या समाधान विधि, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सबसे अधिक कैसा हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 115 है, यदि स्कूल पौधे के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करेगा तो यात्रा के बाद छात्र निम्न में से सक्षम होंगे। स्कूल क्या कर रहा है, एक क्षेत्र भ्रमण का नियोजन कर रहा है, उसके बाद छात्र निम्न में से सक्षम होंगे। किस किस कार्य करने में सक्षम होंगे? आकार के आधार पर पौधों को व्यापक रूप से वर्गीकृत करने में, क्या छात्र पौधों को अलग अलग रूप में वर्गीकृत कर पाएंगे? पत्तियों के रूप, आकार और पैटर्न में अंतर देखने में, क्या छात्र पत्तियों में अंतर कर पाएंगे? यात्रा पर देखे गए प्रत्येक पौधे के वनस्पति के नाम बोलने में, क्या छात्र हर प्रत्येक पौधे के नामों को याद कर पाएंगे? तो कौन सा राइट आंसर हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। देखो, यात्रा पर देखे गए प्रत्येक पौधे वनस्पतियों को नाम बोलने में, तो नाम तो बच्चे इस तरह याद नहीं रख पाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आकार के आधार पर पौधों का व्यापक रूप से वर्गीकृत करने में, हाँ, छात्र आकार के आधार पर पौधों को क्या कर देंगे, वर्गीकृत कर सकते हैं। एक बार को कोई पौधा लंबा है तो उसे पहचान लेंगे ना, पौधे क्या है, छात्र उन्हें पहचान लेंगे, ठीक है। कोई पौधा ऐसा इस तरह का है तो इस तरह के पौधों को क्या है, छात्र वर्गीकृत कर सकते हैं। पत्तियों के रूप में, हाँ, छात्र क्या है, पौधों की पत्तियां यानी लीफ को देख करके भी पहचान कर सकते हैं। क्या पत्तियों को देखकर भी पहचान कर सकते हैं छात्र? साथियों, पत्तियों को देखकर भी छात्र क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ये किसकी पत्ती है, इस तरह से पत्तियों को देखकर भी क्या छात्र पौधों की पहचान कर सकते हैं। तो हमारा 1 और 2 राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, अपघटन के लिए कच्चा माल जिसमें मृत पौधे और मृत जानवरों के अवशेष शामिल हैं क्या कहलाते हैं? तो जल्दी से बताइए क्या कहलाते हैं। अपर्दक कहते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, अपघटक कहते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं, डीपोस्ट बोलते हैं, डेंटिटर बोलते हैं, डेटिटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, ये प्रश्न दोबारा पूछा गया प्रश्न है, एक सेट में और भी आया हुआ प्रश्न है। अभी तक आपने हमारी पुरानी क्लासों को नहीं देखा है, ओल्ड पेपर
ओल्ड पेपर वाली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के अब उन सभी क्लासों को भी देख लीजिए, जहाँ से आपको पता चलेगा किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। और आगे भविष्य में भी इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न को 2-2, 3-3, 4-4 बार पूछा गया है हर सेट में, तो हो सकता है आगे भविष्य में भी आपको पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो, मृत पौधे जानवरों को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डेंट्रीवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंट्रीवोर्स, यानी अपरदाहरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरदक बोलते हैं। यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कवक, परजीवी, ये सब होते हैं जो क्या करते हैं, तो मृत और सड़े हुए पदार्थों को खाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अपरदक बोलते हैं, डेंट्राइस बोलते हैं, यानी डेंट्रीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, अपरदाहरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? अपरदाहरी भी कहते हैं। इसको याद रखेंगे, अपरदाहरी यानी डेंट्रीवोर्स भी कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता, अपरदक होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से सच क्या है? बताइए, इनमें से सच क्या है? ऑप्शन ए है, इनमें से सच क्या है? शिक्षक को आकलन के अनुसार शिक्षण अधिगम की समीक्षा और संशोधन करना चाहिए। अगला ऑप्शन है, आकलन बच्चों के बीच सीखने की कमियों को दूर करने में मदद करता है। ये बात तो बिल्कुल भी सत्य है। ठीक है साथियों, शिक्षक को आकलन के अनुसार शिक्षण अधिगम समीक्षा करने में संशोधन करना चाहिए। ये बात भी सत्य है बिल्कुल। अधिगम में क्या करना चाहिए? संशोधन करना चाहिए। यदि बच्चा एक तरीके से नहीं सीख रहा है, एक बच्चा एक तरीके से नहीं सीख रहा है, तो हमें दूसरे शिक्षण यानी मेथड का उपयोग करना चाहिए, टीचिंग मेथड का उपयोग करना चाहिए। ये बात भी सत्य हो जाती है। ये बात भी सत्य हो जाती है। आकलन बच्चों के बीच सीखने की कमियों को दूर करने में मदद करता है। जब हम बच्चों का आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है बच्चे कहाँ पर कमजोर है। हम कमजोर क्षेत्र का क्या करते हैं? कमजोर क्षेत्र को हम फिर उसका आकलन करके उसे हम कमजोरी को क्या करते हैं? उसका निदान करते हैं। तो निदान के माध्यम से हम बच्चे को क्या कर सकते हैं? उसकी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं साथियों? तो दोनों राइट आंसर हो जाते हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। साथियों, प्रश्न आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ज्ञानवाणी क्या है? प्रश्न है, ज्ञानवाणी क्या है? जो टीवी पर कार्यक्रम आते हैं या रेडियो पर कार्यक्रम आते हैं, उनसे भी एक तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, हमें इस तरह के प्रश्नों को भी याद कर लेना है, कौन सा कार्यक्रम कहाँ पर चलता है। जैसे ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी ये कहाँ पर चलती है? जल्दी से बताइएगा, ये कार्यक्रम किसका है? यह टीवी का ये कार्यक्रम है? क्या ये टीवी पर आने वाला कार्यक्रम है? जल्दी से बताइएगा। यह NCERT द्वारा डिजाइन की गई किताब है। क्या NCERT द्वारा डिजाइन की गई किताब है? साथियों, यह छात्रों के लिए सभी राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। क्या ये पत्रिका है? तो पत्रिकाओं से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। साथियों, हम अगले सेशन, जब भी मैं आपको टॉपिक का सेशन करवाऊंगा, उसमें मैं आपको ये सभी कार्यक्रम जो टीवी चैनल वाले हैं, रेडियो वाले हैं और पत्रिकाओं वाले हैं, सभी को लेकर आने वाला हूं। साथियों, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यह विभिन्न भारतीय शहरों में एक FM रेडियो स्टेशन है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ज्ञानवाणी जो कार्यक्रम चलता है वह विभिन्न भारतीय शहरों में एक FM क्या है? रेडियो स्टेशन है, यानी ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न आ जाता है, कौन सा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? अभी प्रश्न बन जाता है कि यह विभिन्न शहरों में FM रेडियो स्टेशन कब प्रारंभ किया गया। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। हम टॉपिक वाइज क्लास लेके आने वाले हैं, उसमें आपको करवाएंगे। ठीक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। सतत पहलू में मूल्यांकन के विभिन्न औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी शामिल है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? शिक्षार्थियों का क्या शामिल है इसके अंदर? मूल्यांकन भी शामिल है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से बात की जा रही है। ठीक है, दोनों माध्यम से। तो स्थानांतरण मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, अधिकता मूल्यांकन। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जब मूल्यांकन करते हैं तो रचनात्मक मूल्यांकन हो जाता है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चलते हैं, अगला प्रश्न है, कक्षा प्रक्रिया के 3 घटक हैं। कक्षा प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से हैं? एक दूसरे से अलग हैं? क्या ये एक दूसरे से अलग हैं? एक दूसरे को प्रभावित करें? क्या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? एक रैखिक फैशन है? क्या ये एक रैखिक फैशन है? एक दूसरे से वियोजित, यानी एक दूसरे से अलग हैं। कैसे हैं? जल्दी से बताइएगा।
कक्षा प्रक्रिया के 3 घटक हैं। कौन एक दूसरे से कैसे हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। जो कक्षा प्रक्रिया के 3 घटक हैं तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। साथियों सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिफोर स्टडी को। आपकी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दाम में अपना पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। साथियों मेहनत करते रहिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर